हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो केवीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये केवीएस का पेपर हुआ था 2021-22 में। तो जो बच्चे डीओई से हैं, जो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिनके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, तो वो इसे करें और इससे आइडिया लें कि पेपर आपका कैसे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पेपर होने वाले हैं, तो जब आप ऐसे ही पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन पता लग जाएगी कितनी है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। और केवीएस के जो पेपर पहले थे, जो अभी हुए थे, साइंस का, मैथ का, तो वो भी बनाया हुआ है। आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं और अपना आइडिया ले सकते हैं। और कोई ये मत सोचना कि ये जो पेपर है ये टर्म फर्स्ट का पेपर है जो होने वाला है। ठीक है, कि ऐसी गलतफहमी मत रखना, ये केवीएस का पेपर है। ठीक है, और इससे आप आइडिया लेंगे कि पेपर आपका कैसे आ सकता है। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर रखना और देखना कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। ठीक है, सारे अपने कॉपी पेन निकाल लो और फटाफट आंसर करने की कोशिश करो, बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो प्रतिभा विकास विद्यालय के हों, सर्वोदय के हों, राजकीय के हों, सब इस वीडियो को देख सकते हैं। सबके लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे पूछे थे जब मैंने मैथ का डाला था, साइंस का डाला था, तो बच्चे बोलते सर हमारे लिए ये यूज़फुल है, क्या हम इसे प्रैक्टिस कर सकते नहीं कर सकते। तो ये जिनके भी टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं ना, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल है। और अगर जो दिल्ली से बाहर है, जो एनसीईआरटी की बुक है, तो वो यहाँ पे चैप्टर के कुछ क्वेश्चन चेक देख लें और ये देखें कि उनके चैप्टर आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो ये आप सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। ठीक है, अब देखो मैं तो क्वेश्चन के आंसर साथ के बताता रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो रोक के अपने आंसर सोचने हैं, अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, मैथ का भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड कर दिया था, साइंस का मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड किया था, उसमें हिंदी में समझा दिया था, तो आप उसे ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं ने मांग की अधिकार, आपको बताना है कि फ्रेंच वीमेन डिमांडेड द राइट, उन्होंने किस चीज़ का राइट मांगा? वोट करने के लिए, विधानसभा के लिए चुनाव चुने जाने के लिए, राजनीतिक पद धारण करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बच्चों डी है, जिनका डी था वेरी गुड, 1 मार्क्स। और प्लीज़ ज़रूर बताना टोटल जब पूरा पेपर हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, और दूसरा है, बैस्टिल स्टॉर्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह फ्रांस में एक किले की जेल थी, या निरंकुश शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी, फ्रांसीसी आम आदमी बैस्टिल से नफरत करते थे। और हिंदी में आपने बास्तिल भी सुना होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बास्तिल या बैस्टिल एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज अबाउट बास्टिल स्टॉर्मिंग? इट वॉज अ fortress prison in France. It represented despotic powers. French common man hated Bastille. All. तो इसका आंसर जो बच्चे ऑल कह रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये हिस्ट्री का आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें से है। ठीक है, आप आराम से चैप्टर जिन्होंने अच्छे से करा है, आप इधर उधर मत भागिए। ठीक है, आप इधर उधर मत भागिए, आप एनसीईआरटी पे कीजिए। और हाँ, एक बात और, मैं विनीत को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये पेपर प्रोवाइड किया है। ठीक है, केवीएस का, तो थैंक यू। और भी बहुत से बच्चों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, जैसे हेमंत है, ठीक है, हिमांशु है, तो उन सबका भी थैंक यू। लेकिन मैं इस बार विनीत का पेपर जो है दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट क्या था? इंग्लिश में देखो, नीचे आप यहाँ आराम से देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट क्या था? निर्वाह मतलब है जीविका, मतलब जीवन जीने के लिए। ठीक है, मुसीबत आ जाना, तो कौन सा संकट था? पहला, आजीविका के बुनियादी साधनों के खतरे में डालने वाली एक चरमस्थिति आ गई थी, या खाद्यान्न में सब्सिडी मिल गई थी। सब्सिडी का मतलब तो सहायता मिल जाना, कि अगर आपके पास खाने को नहीं है तो हम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसमें हम मदद कर देंगे। जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही है तो गवर्नमेंट कह रही है 50 रुपये हम दे देंगे, आप 50 रुपये आप दे दो, तो इसे सब्सिडी कहते हैं, जो सहायता मिलती है सरकार से। तो ऐसा तो था ही नहीं, तो फिर संकट का आएगा? अगर सरकार ही मदद कर देगी तो संकट का आएगा। खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर उत्पादन,
या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अब आपको आंसर बताना है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ जब तक आप सोचिए आंसर। एन एक्सट्रीम सिचुएशन endangering the basic means of livelihood, सब्सिडी इन फूड ग्रेन्स, ठीक है, मतलब सहायता देना फूड ग्रेन्स में, मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो सरकार ने बोला कि 70 रुपये हम भरेंगे, 30 रुपये आप भरो, इस तरीके की सहायता। तो फिर वही प्रॉब्लम कहाँ से आई है ना। तो उसके बाद सब्सिडी इन गुड फूड ग्रेन्स पढ़ दिया। उसके बाद है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये था या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ए था। जिन बच्चों का ए है वो 1 मार्क्स ले लें, ठीक है, और अपने टोटल करते रहना कितने मार्क्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के ना। फिर उसके बाद अपना यहाँ ऑप्शन लिखा, फिर 1 नंबर सही है नहीं तो गलत है, ईमानदार से वहाँ पे आप 0 लिख देना। उसके नेक्स्ट है 4th, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज, ठीक है, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको मिलेगा। और ये जो आपको जो सब्सिडी का ये तो उसी में था हिस्ट्री का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपसे पूछा गया है कि इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, कावरत्ती है, लक्षद्वीप है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए जो कावरत्ती है ना वो लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। और आपसे सबसे दक्षिण बिंदु पूछ रहा है, ये अब पानी में हो चुका है जब से सुनामी आई थी। तो उसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। जिन्होंने इंदिरा पॉइंट बोला उनका 1 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 5th क्वेश्चन पर, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इकट्ठा दिखाते हैं। सरकार का वह रूप जिसमें केवल वही है जो सत्ता में है, मतलब जो सत्ता में पावर में है केवल उसी की चलेगी, और उसके समर्थक जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चलेगी। जो लाभान्वित और अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों को छोड़कर कहा जाता है, मतलब यहाँ पर ना तो इनको बेनिफिट मिलेगा, ना इनको मिलेगा, ना इनको मिलेगा। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो पावर में है और जो उसके सपोर्टर्स हैं उसको तो बेनिफिट मिलेगा, ना माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलेगा, ना वीक और सेक्शन को मिलेगा। ऐसी गवर्नमेंट कौन सी होती है, तो ऐसी होती है डिक्टेटरशिप, ठीक है। जिन बच्चों को डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उनको 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समय में लोकतंत्र जो सबसे सामान्य रूप लेता है वह है, जो हमारे समय में जो लोकतंत्र है ना वो सब सामान्य रूप में जनरली जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, लिमिटेड, ये डेमोक्रेसी के चैप्टर से लोकतंत्र की जो बुक्स है ना सिविक्स की वहाँ से, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र, सीमित लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जिन बच्चों ने बी बोला है एक्सीलेंट। अब आगे देखिए 7 क्वेश्चन, ये कह रहे डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज, ये कह रहे जो डेमोक्रेसी है ना वो इम्प्रूव करती है डिसीजन लेने की क्वालिटी में। क्यों करती है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्यों करता है, पहला, डिसीजन आर टेकन ओनली बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ये कह रहे क्या लोकतंत्र में जो डिसीजन है बहुत अच्छे लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जितने भी सब डिसीजन होते हैं वो केवल कंसल्टेशन और डिस्कशन के बेस पर होते हैं। मतलब क्या लोकतंत्र के अंदर सच में ऐसा होता है कि जितने भी सब डिसीजन है वो परामर्श और चर्चा से लिए जाते हैं, या शिक्षित लोगों द्वारा, कि केवल लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोग ही जो है ना जितने भी डिसीजन वो लेते हैं, या निर्णय बहुत लंबी अवधि में लिए जाते हैं, सभी निर्णय न्यायपालिका द्वारा लिए जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। तो जो बच्चे ए कह रहे हैं ना उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी डिसीजन है वो सारे के डिस्कशन से लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में तभी तो पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है ना। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी डिसीजन है वो बहुत लंबा टाइम लेंगे, अगर वहाँ पे मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो फटाफट डिसीजन ले सकती है, यस या नो। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। देखिए इसने बोला द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, ठीक है, ये लोकतांत्रिक से है। और मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा सपोर्ट मटेरियल जरूर करें, और जिसके पास नहीं है ना तो वो डीओई ने न्यू इशू कर दिए हैं। आप साइट पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर मैं लिंक नहीं देता तो आप डीओई सपोर्टिंग मटेरियल लिख के एएससी स्टार्टर लिख दो, ठीक है, चैनल का नाम लिख दोगे तो आराम से वो वीडियो मिल जाएगी। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सारे आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर सोच लिया होगा बच्चों ने कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया,
तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और लागू जो हुआ था ना वो हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो इसका आंसर हमसे पूछा गया अडोप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 इसका आंसर बी है। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना और अच्छे से तैयारी करना, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये डेट क्या है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 को, 1947 15 अगस्त को, है ना। और 1950 को ना हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, पता ना आपको। तो इसका आंसर 8वें का क्या हो गया, बी। अब उसके बाद आ जाइए 9 पर। जो 9th क्वेश्चन है ये कह रहा है संविधान की शुरुआत अपने बुनियादी मूल्यों के संक्षिप्त वितरण से होती है, इसे क्या कहते हैं। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होता है तो एक शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखी होती है। आप अपनी बुक्स में भी देखना, एनसीईआरटी की बुक्स में आगे एक पेज लिखा होगा। ठीक है, उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं शॉर्ट में, तो वो बेसिक वैल्यू बताता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो कौन है, उसे क्या कहते हैं, आमुख कहते हैं, लेख कहते हैं, परिचय कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, डी आंसर है इसका। ठीक है, जिनका डी है वेरी गुड, 1 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिन संविधान के परिवर्तन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब हमारे संविधान की रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, तो उसके लिए कौन सा दिन है हमारा जो मनाया जाता है, तो वो है हमारा, आप बताइए, मैं 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये देखिए, तो इसका आंसर जो बच्चे रिपब्लिक डे कह रहे हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, इसलिए तो मनाते हैं क्योंकि हमने इस दिन संविधान को लागू करा था। उसके बाद नेक्स्ट है पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है। जो पालमपुर के गांव के लोग हैं ना, उनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में से है। तो जो बच्चे फार्मिंग कह रहे हैं ना, जो बच्चे कृषि कह रहे हैं, खेती कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 मार्क्स। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक कृषि पद्धति है। मतलब आज मॉडर्न ज़माने की जो फार्मिंग है ना, इनमें से कौन सी मानी जाती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कई बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं। ट्रैक्टर ट्यूबवेल, क्या ट्रैक्टर ट्यूबवेल मॉडर्न है। HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी से चमत्कारिक बीज भी कहते हैं, उच्च किस्म के बीज भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती है। और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है ये सभी। तो जो बच्चे ऑल ऑफ द अबव कह रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, मैंने असेसमेंट 1 से लेकर 9 के हर सब्जेक्ट के बना रखे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखना पेपर की तैयारी के लिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसमें एक्स्ट्रा समझाया है, जो बच्चे पुराने वो जानते भी होंगे, जिन्होंने नहीं देखा उनको कह रहा हूँ। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, आप बताइए। 13 क्वेश्चन पे आ गए हम। ये कह रहा है कौन सा प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होगा, जल्दी बताइए। और विनिर्माण, पर्यटन, खनन, संचार, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, माइनिंग या कम्युनिकेशन। तो जो बच्चे माइनिंग कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खनन। ठीक है, तो 1 नंबर। और मैं आपको बता दूँ, ये जो विनिर्माण है, ठीक है, ये किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। ठीक है, और ये जो पर्यटन है और संचार है, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, टर्शरी में आते हैं, तीसरे में आते हैं। ठीक है, और जो खनन है वो किस में आता है, पहले में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और ज़मीन से जो भी हम खोद रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में आता है, प्राइमरी में आता है। प्राइमरी में वो आते हैं जो नेचर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, प्रकृति से जुड़े। अब 14 पर आ जाइए, कह रहे हैं मानव पूंजी में निवेश के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू। जैसे आपको मैंने बता रखा है ना कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। एक ह्यूमन को तभी कैपिटल माना जाएगा जब उसमें एजुकेशन हो। ठीक है, जब वो स्किल्ड हो, जब इस देश की प्रोडक्टिविटी में योगदान दे, उत्पादन में योगदान दे, इस देश को कमा के दे। मतलब तो कौन कौन है जो ह्यूमन कैपिटल बना सकता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल के लिए सभी। तो जो बच्चे डी कह रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाए 15 क्वेश्चन। ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है। देखो, बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है शहरी, एक होती है ग्रामीण। ठीक है, एक होती है शहरी और एक होती है ग्रामीण। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। शहर के अंदर होती है 2 प्रकार की। ठीक है, एक होती है शिक्षित बेरोजगारी, शहर के अंदर भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शिक्षित, शहर के अंदर और भी ज़्यादा हो सकती है, शिक्षित। ठीक है, और संरचनात्मक और संगठनात्मक। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा। शिक्षित मतलब एक व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण करी है ना, उसको अगर वो नौकरी नहीं मिलती तो शिक्षित बेरोजगारी है। और संरचनात्मक मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर बदल गया किसी देश का, ठीक है, या किसी कंपनी का, तो उसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे मान लो फैशन बदल जाए, ठीक है, और पहले हाथों से काम होता था, मशीनों से काम हो जाए, तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, ठीक है। संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से नौकरी छोड़ देता है दूसरी नौकरी पाने के लिए, ठीक है, नौकरी छोड़ दी तो जब तक वो उसे काम नहीं मिलेगा ना तो संघर्ष कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन, तो उसे फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आ जाओ गाँव में, तो गाँव में दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक होती है मौसमी और एक होती है प्रच्छन्न। तो ठीक है, जो प्रच्छन्न थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, तो मौसमी में क्या होता है, जब साल के कुछ महीनों में काम मिलता है बाकी महीनों से काम नहीं मिलता। और प्रच्छन्न में क्या होता है, जितने लोगों की ज़रूरत है ना किसी मशीन में उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक मशीन में 10 लोगों की ज़रूरत है, 12 जने काम कर रहे हैं, तो 2 जने फालतू है ना, इनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा। अगर 12 लोग लगे हैं तब भी मान लो 10 क्विंटल उग रहा है, 10 जने लग रहे हैं तब भी 10 क्विंटल उग रहा है। तो ऐसे लोगों को, जो 2 जने फालतू है ना, इन्हें प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। इस पूरी परिस्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। अगर किसी को स्पीड लगी हो तो वीडियो धीरे करके सुन लेना, बार बार सुन लेना जिनको नहीं पता, क्योंकि मैं इस समय से रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी है ना, तो इसने बोला है कि कौन सा क्षेत्र आएगा मौसमी में, तो कृषि आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साल के कुछ महीनों में काम मिलता है बाकी महीनों में काम नहीं मिलता, ठीक है। एग्रीकल्चर इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि बोते समय काटते समय किसान काम करता है, बाकी महीने ऐसे ही, है ना। तो इसलिए इसका 15 का आंसर ए हो जाएगा। अब 16 पर आ जाइए। ये कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। ये देखो इंग्लिश में देखो, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था ना, और ये अभी भी चल रहा है, तो इसका मेन पर्पस क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, आप आराम से पढ़िए। तो इसका मैं सीधा आंसर बताता हूँ, फिर भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, कि महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है, ये ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है, या 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है, या शहरी गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो जो बच्चे सी कह रहे हैं ना, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 14 इज़ करेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में बाकी बच्चे पढ़ लेना। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब आ जाइए 17 क्वेश्चन पर। अब हम 17 क्वेश्चन पर आ गए हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है ना। आप देखते हैं ना भारत में कितने प्रकार की स्थलाकृति है, पठार भी है, मैदान भी है, द्वीप भी है, प्रायद्वीप भी है ना। तो 6 प्रकार की होती है स्थलाकृतियाँ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप भूगोल का चैप्टर देखेंगे सेकंड तो पता लग जाएगा आपको। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ऐसी है जिसमें कुछ नदियों के अविरल प्रभाव होते हैं, नदियों के अविरल प्रभाव होते हैं, ठीक है, इस तरीके से निकल रही होती हैं। और ये कह रहा है पर्यटन विकास के लिए, वहाँ पे लोग पर्यटन करने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण होगी, मैदान, पठार, द्वीप, पहाड़। तो जो बच्चे पहाड़ कह रहे हैं ना, वेरी गुड, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, माउंटेन। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की साझी सीमाएं। मतलब आपको देखो भूगोल में जो आपका चैप्टर है ना, तो आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में दे रखा है ना पहला लेसन। तो इसका मतलब ये आपसे देखो किस तरीके से पूछा है, इसका मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो, इंग्लिश में देखिए आप, कौन सा ऐसा देश है जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। बताइए कौन है इनमें से। तो चीन है, भूटान है, नेपाल है या म्यांमार है। तो जो बच्चे नेपाल कह रहे हैं ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। मैप अच्छे से देख लेना, क्योंकि कोई भी किसी भी देश की सीमा पूछ सकता है, इससे आइडियल पेपर कैसा आ सकता है। उसमें कह रहा है ये मींडर किससे रिलेटेड है, मींडर, ठीक है। तो मींडर जो है ना, ऐसे नदियाँ जो है सांप के ऐसे करती की तरह बनते हुए जाती हैं। तो ये पूछ रहे हैं मींडर के प्लेन में, माउंटेन में, प्लेट्यू में, डेजर्ट में, किस में पाया जाता है ये, ठीक है। तो हम माउंटेन में ये देखते हैं, बाकी एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप, ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन, संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर किन्हें कहा जाता है बच्चों, जल्दी बताइए, हिंदी में भी देख सकते हैं आप। तो जो बच्चे ए कह रहे हैं, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में गैर कृषि गतिविधि कौन सी है।
देखिए देखो, दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक होती है फार्मिंग एक्टिविटी और एक होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अगर आप एग्रीकल्चर खेती से जुड़े हुए काम कर रहे हो ना तो फार्मिंग एक्टिविटी है, और अगर उसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, आप दूध वगैरह बेच रहे हो, ये सब किस में आएगा, नॉन फार्मिंग में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जो बच्चे डी कह रहे हैं वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, किससे लिया गया, डेमोक्रेसिया से, ठीक है, डेमोक्रेटिया से, डेमोस से या क्रेटिया से। तो जो बच्चे डेमोस कह रहे हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर डेमोस है। ठीक है, आप इसे अगर सपोर्ट मिनट में देखोगे और बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, आपकी बुक लोकतांत्रिक से ही है ये। उसके बाद अब है विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का आकार कितना है। देखो, आपको बताना आकार के मामले में भारत कौन से नंबर पे है। देखो, ये पॉपुलेशन के मामले में नहीं बोल रहा, एरिया के मामले में बोल रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ द इंडिया साइज विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो बच्चे 7th कह रहे हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन एरिया के मामले में हम जो है 7th नंबर पर है। और ये सारे याद कर लेना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, अब आगे देखो, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, आपको बताना है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, देखिए ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ और साउथ, ये सारे कर लेना अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा आप भी वर्क करना। तो इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, जिन बच्चों ने ए बोला है उनको 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे जो है ना स्टार्ट हो चुके असर्शन और रीज़न। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है, 25 करने जा रहे हैं। पार्ट बी हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, और पेपर का पैटर्न भी एक बार थोड़ा सा बता दूं मैं। ठीक है, देखिए जो आपका पेपर का पैटर्न ऐसे ही आएगा, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 करने होंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में 22 आएंगे, उसमें आपको 18 करना है खाली, और सेक्शन सी में 12 आएंगे, उसमें तो आपको खाली 10 करने हैं। सेक्शन डी में 2 आएंगे मैप, वो आपको दोनों करने हैं। जो सीबीएसई ने इशू किया है ना वही फॉलो होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। देखो सीबीएसई, ये जो अगर डीओई के बच्चे देख रहे हैं वो ये सोचेंगे सर सीबीएसई, मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई है ना पूरे इंडिया के लिए होती है, वो रूल्स रेगुलेशन वही बनाती है। ठीक है, और उसी को सारे के सारे जो अलग अलग स्टेट के बोर्ड होते हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो अपना बोर्ड फॉलो करवाना चाहे अपना बोर्ड फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब सीबीएसई के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो दिल्ली वाले सीबीएसई के रूल्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मत रखना अपने अंदर। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन 1805 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। ये कह रहा है कि 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट है ना वो सम्राट का ताज उसने पहना था। तो पहले देखो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए ना तो सबसे पहले चेक कीजिए कि दोनों सही हैं या गलत है, सबसे पहले ये चेक करना होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना था। ठीक है, ये और दूसरा, इनिशियली मैनी सॉ हिम एज ए लिबरेटर, लोगों ने शुरू में उसे लिबरेटर देखा, मतलब किस उदार विचारों वाला देखा, जो लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, जो लोगों को आज़ादी देगा। क्या ये दोनों सही है, पहले चेक करो। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो 1804 में बना था। ठीक है, अब आप देखिए जब ए गलत होता है आर सही होता है तो हम किस पर टिक करते हैं। देखो ये लिखा ए गलत है आर सही है तो हम डी पर टिक करते हैं। सुन रहे मेरी बात? तो इसलिए सबसे पहले देखा करो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों चेक किया करो। तो अगर ए रॉन्ग है आर करेक्ट है तो हम क्या आंसर बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ गया। तो जिनका डी था वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तो थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। भारत के लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, क्या ये सही है कि भारत के लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं या कोई और बाहर से चुनकर लेकर आता है यहाँ पर? ये कह रहा है कारण ये कि भारत एक लोकतंत्र है। पहले चेक करो दोनों ट्रू है। हाँ बिल्कुल ट्रू है, भारत में लोकतंत्र भी है और भारत के लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। क्या प्रतिनिधि चुनने का कारण यही है कि यहाँ पर लोकतंत्र है? हाँ ये भी एक कारण है ना। तो इसका मतलब दोनों सही है, कारण भी ठीक है। इसलिए जब दोनों सही होते हैं और कारण भी सही होता है तो हम ए पर टिक करते हैं, तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, रीज़न इंडिया डेमोक्रेसी। ये दोनों ट्रू हैं तो इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे देखिए 27।
ये कह रहा है कि पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। क्या मानते हैं पाकिस्तान को लोकतांत्रिक देश? ठीक है, हाँ मानते तो हैं ही, मानते हैं। कारण पाकिस्तान में अंतिम शक्तियाँ सैन्य अधिकारियों के पास होती है। देखिए ये कह रहा है कि इन पाकिस्तान फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर। ये कह रहा है कि वहाँ पे फाइनल पावर ना मिलिट्री ऑफिसर के पास में होती है। देखो ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे जो मिलिट्री है ऑफिसर वही सब डिसाइड एक तरह से करते हैं, फाइनल पावर के रूप में उनके पास शक्ति है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी ये भी माना जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी इस वजह से है कि वह मिलिट्री पावर है, ये रीज़न गलत है। ठीक है, मतलब कहने का दोनों ठीक तो हैं लेकिन रीज़न सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देखो ए मैंने गलती से बोल दिया, इसका बी है ना, बी था ना, जब रीज़न सही नहीं होता तो बी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे तख्ता पलट भी हो चुका है ना, इसलिए हम इस पर बी पे टिक कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। मतलब जहाँ लोकतंत्र होते हैं वहाँ पे सबकी डिग्निटी एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। हाँ, कारण कि ऐसा इसलिए होता है कि लोग शासक के अधीन नहीं होते बल्कि वो स्वयं शासक होते हैं। मतलब यहाँ पे लोग जो है ना शासकों के गुलाम नहीं हैं, मतलब बल्कि खुद के राजा होते हैं। हाँ, हम सब अपने खुद के हमारे रूल्स है, खुद के रेगुलेशन है। मतलब कहने का ये कि जनता ही तो चुनती है लोगों को, है ना, नेता बनाती है। तो ये दोनों ठीक है, और गरिमा इसलिए तो है क्योंकि हम खुद के शासक हैं, तो कारण भी ठीक है, लोग ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए आंसर आ गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप देख लेना, मैं पढ़ दिया मैंने। पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड टू द रूल बट दे आर रूलर रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी रूलर देमसेल्व्स। ठीक है, ये था और ये था इसमें, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, और इसका जो है असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ए आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। देखो ये जो पेंसिल से लगे इसको मत देखना आप, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर आधारित है। बताओ कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कंसल्टेशन और डिस्कशन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होते हैं ना उसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उसमें डिस्कशन होता है, मीटिंग होता है, बिल्कुल ठीक। तो देखो दोनों बिल्कुल ठीक है और रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ देते हैं कि लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर आधारित है, बिल्कुल ठीक। एक लोकतांत्रिक निर्णय में हमेशा कई व्यक्ति, चर्चा और बैठक शामिल होती है। देखो चर्चा और ये बार बार बैठक हो रही तभी तो चर्चा पर आधारित हुआ ना लोकतंत्र, इसलिए दोनों ठीक है, कारण भी सही है, तो इससे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका सही था मार्क्स करते रहना अपने। उसके बाद आ जाइए 30 क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय पठार का एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। जो दक्कन का पठार है ना, क्या वो ब्लैक सोइल एरिया है? ठीक है, हाँ ब्लैक सोइल है। डेक्कन ट्रैप को दुनिया के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता नहीं। ठीक है, डेक्कन ट्रैप में अन्न भंडार, ठीक है, ये गलत है। ओके, और अगर आपको मैं बता दूं, और अगर आपसे पूछे ना कि ये ग्रेनिज ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो वो प्लेन नॉर्दर्न को कहते हैं। आप ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जब खोलेंगे तो उसका लास्ट पैराग्राफ देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कर लेना। लास्ट पैराग्राफ बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये कह रहा है जब पहाड़ियों से असंगठित सामग्री पानी को अवशोषित करती है और भारी हो जाती है तो वे ये मोबाइल बन जाती है। मोबाइल का मतलब होता है जाना, गति करना, मतलब बहना। ठीक है, और भूस्खलन का कारण बनती है, तो बिल्कुल ठीक है। कह रहा कारण ये है कि भारत के उत्तरी पर्वत युवा वाले पर्वत होते हैं। ठीक है, और देखो भारत के जो उत्तरी पर्वत है ना वो अभी युवा है, अभी उन्हें कुछ करोड़ साल ही हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है वहाँ पर भूस्खलन आते रहते हैं, तो दोनों सही है, कारण भी सही है, ये भी सही, तो इसका ए आंसर है। देखिए आज मैंने 31 करवा दिए 31, और उसके बाद 12 घंटे में मैं दूसरा पार्ट भी अब आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता ना तो आप जो है चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 12 घंटे बाद ज़रूर देख लें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था।
और अपनी पूरी तैयारी रखें और इससे आइडिया लेकर इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें, चैप्टर को डीपली पढ़ें। अभी आधा टेस्ट आपका अगली जो वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और 31 में से कितने नंबर आए बताना ना भूलिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन कहा था, और देखिए ये ना चैप्टर नंबर 3 से था, ठीक है, तो आउट ऑफ कोर्स से था, तो इसका आंसर जो है वो माउंटेन ही था, ठीक है। आप देखेंगे ना चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा ये, और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं उसके बारे में, आपको और पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने इसे देख के बता दिया आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर माउंटेन है, चैप्टर 3 में से था ये। ओके, तो ये आपके आउट ऑफ कोर्स है, तो ये आपको करना ही नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। देखिए एक बार आपको ये बता दूं कि ज्योग्राफी का फर्स्ट सेकंड लेसन है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेकंड है, हिस्ट्री का फर्स्ट है, और जिनके पास पॉलिटिकल की न्यू बुक होगी ना उनका फर्स्ट चैप्टर तो रिलेटेड होगा, तो उनका फर्स्ट सेकंड होगा, और जिनकी पुरानी बुक होगी उनका सेकंड थर्ड होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया सब आइडिया लग ही जाएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है, एक बार सिलेबस DOE की साइट से भी देख सकते हैं, बाकी मैंने भी वीडियो बना रखी है। आप सिलेबस ASC स्टार्टर लिखेंगे आ जाएगी वीडियो, ठीक है। कोई भी वीडियो ढूंढनी हो, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आप उस वीडियो टॉपिक का नाम लिखिए, टाइटल का नाम लिखिए, बाद में ASC स्टार्टर लिखिए, 2-3 वीडियो नीचे आ जाएगी या पहले नंबर पे आ जाएगी, वो आप देख लेना। ASC स्टार्टर लिख दिया करो, कोई भी असेसमेंट ढूंढना हो, कोई भी वर्कशीट ढूंढनी हो, इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा।